देखो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? देखो कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बीच में जो स्पीसीज बनती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में जो स्पीसीज बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट्स काफी टाइप के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बेनाइन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं? ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इलाइड, इनामीन और भी इंटरमीडिएट्स होते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम नेम रिएक्शन के साथ साथ पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्बोकेटाइन और आज की क्लास में हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोकेटाइन। ठीक है। कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। ये कोई भी कार्बन है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। एल क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो लीव करेगा बाहर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाए, तो इस लिविंग ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए दोनों। ठीक है। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसी स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं? कार्बोकेटाइन। ये क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसका मतलब कार्बोकेटाइन हमेशा 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्या? ठीक है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग। और उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड होने का मतलब है ये स्ट्रक्चर कैसी है? ट्रायगोनल प्लेनर। कैसी शेप है? ट्रायगोनल प्लेनर। सभी बॉन्ड एंगल 120 के, 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल है। सारे बॉन्ड 120 डिग्री है और स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये तो समझ में आ गया कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। एंड थर्ड रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, और इसमें हमारा पूरा कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। फर्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। देखो एल्कीन्स यही होती है क्या? ठीक है। ये क्या है? कोई भी एल्कीन।
अब अगर इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और कमी किस पे होती है? पॉजिटिव चार्ज वालों पे। तो ये क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो हमें पता है डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, जैसे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कहां पे जाएगा? यहाँ पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहीं जाएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे आके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, और ये हमें क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी H प्लस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H वहां पे जाके ऐड हो गया जहां पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हमें क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड, from alcohols, देखो ये अल्कोहल होते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाएं, कोई भी एसिड लेते हैं और एसिड हमें क्या देता है? H प्लस, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? OH2, एक H यहाँ पे ऐड हो गया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा? ये स्पीसीज बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और बाहर कैसे निकलेगी? इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H को दे रखे हैं, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो नहीं निकल सकता, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल नहीं है, पहले ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया? अब ये स्पीसीज न्यूट्रल हो गई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये हमें क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ क्या लगे हुए हैं? हेलोजन। हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, ठीक है। इनकी रिएक्शन हम किसी भी हेलोजन कैरियर के साथ करवाएं। हेलोजन कैरियर क्या होते हैं? जो हेलोजन को बाहर निकाल के ले जाए, जो हेलोजन को ले जाए, जैसे ये हो गया, ठीक है, बोरोन का कोई भी हैलाइड है BX3, यहाँ पे X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। बोरोन का कोई भी हैलाइड है, या फिर एल्यूमिनियम का कोई भी हैलाइड हो सकता है, जैसे AlCl3 ले लिया, AlBr3 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? हेलोजन को बाहर ले जाएंगे, और हेलोजन बाहर कैसे जाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। देखो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाई जो क्या होता है? ये, ठीक है। सॉल्ट होने का मतलब ये सॉल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाया क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप से भी लगा हुआ है। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो ये जो है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो इजीली बाहर निकल जाए, और बाहर कैसे निकलेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन।
ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? फ्रॉम एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड के साथ OH की जगह पे कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, अब इसके साथ कोई भी हैलोजन कैरियर ले लेते हैं, जैसे AlCl3 हमने यहां भी पढ़ा था कि ये क्या करेगा, हैलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कार्बोकेटाइन, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हम पढ़ेंगे, उसमें यही मैकेनिज्म यूज होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब ये असाइल ग्रुप जो है वो किसी के साथ ऐड हो जाएगा, जैसे बेंजीन रिंग है इसके साथ, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे कि बेंजीन रिंग के साथ असाइल ग्रुप जुड़ गया, उसका असाइलेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते जाएंगे, कार्बोकेटाइन के बहुत सारी रिएक्शन ऐसी आएगी जिसमें कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो वो प्रिपरेशन साथ के साथ होता रहेगा। मतलब एक बार बेसिकली हमने देख लिया कि ये बनता कैसे है, होता क्या है। ठीक है, देखो कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। अब हमें देखना है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। देखो एक कॉमन ऑर्डर तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। ये हमने एरोमेटिसिटी में पहले ही पढ़ा है। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो हमें पता है, एंटी एरोमेटिक भी पता है। नॉन एरोमेटिक में कौन से कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में नहीं आते, जैसे या तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकते हैं या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज हो सकते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस वाले, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले। ठीक है, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक वाले। अब इसके बीच में परसेंटेज कैरेक्टर वाले कुछ मिसलेनियस कार्बोकेटाइन भी आएंगे, वो सब हम अभी स्टडी कर लेंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टेबिलिटी वाले, जैसे अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये डाउनवर्ड एरो जो है उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं, अपवर्ड एरो को बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक ये कार्बोकेटाइन है, ये है, ठीक है। अब हमें इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो देखो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कोई एरोमेटिक है क्या। फर्स्ट कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक तो नहीं है। देखो ये कार्बोकेटाइन रिंग से बाहर है, बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक होती है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग में नहीं है, ये बाहर है, इसको हमने बेंजाइलिक बोला था। ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, रेजोनेंस जब पढ़ा था तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनाई थी। ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये देखो सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसको हम एलाइलिक बोलते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये भी रेजोनेंस में बढ़ा था। ये देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना तो ये एरोमेटिक है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो अल्फा एच काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, देखो 2 अल्फा कार्बन है, एक ये और ये, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4।
ठीक है। यहाँ पे देखो एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड उसने पहले से बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, इसलिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन जो है उसने 3 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं, तो 1 हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, इसलिए यहाँ पे अल्फा एच कितना है 1, तो टोटल कितने हो गए 3। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक मीन सबसे ज्यादा स्टेबल है 2 नंबर वाला 2। ठीक है, उसके बाद बेंजाइलिक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 बॉन्ड्स के साथ स्टेबलाइज है, इतना ज्यादा रेजोनेंस है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। तो 2 के बाद में 3, फिर उसके बाद में एलाइलिक 4 नंबर, फिर नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है 5, फिर उसके बाद में 6 नंबर, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 1 नंबर। ये हो गया इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कोई। और जैसे देखो ये कार्बोकेटायन है, एक मेन रिंग के साथ लगा हुआ है, इसके साथ 2 रिंग है। ठीक है, और इसके साथ 3 रिंग लगी हुई है। तो देखो अब इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, और सबसे ज्यादा रेजोनेंस थर्ड वाले में है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, देखो 9 डबल बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 9 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पे 6 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3, तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा रेजोनेंस और उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्ड, फिर सेकंड, और सबसे कम है फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। यहाँ पे देखो कोई एरोमेटिक है क्या? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, और कोई तो नहीं है। एरोमेटिक के बाद में स्टेबिलिटी किससे चेक करेंगे? रेजोनेंस से। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस वाले। अब देखो रेजोनेंस यहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा है? बेंजाइलिक। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इधर एलाइलिक और ये भी एलाइलिक, मतलब 2 बार एलाइलिक ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे इधर से भी एलाइलिक और यहाँ से भी एलाइलिक, ये भी 2 बार एलाइलिक है। यहाँ पे देखो ना कोई एरोमेटिसिटी है ना ही रेजोनेंस है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा एच चेक करो, ये अल्फा कार्बन है, कितना अल्फा एच है? 1। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो है जो एरोमेटिक है, उसके बाद में रेजोनेंस वाले स्टेबल है। रेजोनेंस कहां पे है? फर्स्ट में। ये बेंजाइलिक है। ठीक है, ये दोनों में भी रेजोनेंस है। अब देखो ये भी डबल एलाइलिक है, ये भी डबल एलाइलिक है, लेकिन ज्यादा स्टेबल जो है वो थर्ड है, देन फोर्थ। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज करेगा तो पहले इस बॉन्ड के साथ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। मीन्स कॉन्जुगेशन इस पूरे सिस्टम में हो रहा है यहां तक, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा होगा तो इसके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर इसके साथ करेगा तो फिर इसके साथ नहीं कर सकता।
मीन्स देखो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बॉन्ड यहां पे। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे अनसैचुरेटेड सिस्टम में डिलोकेलाइज हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे ये डबल बॉन्ड इसके साथ डिलोकेलाइज हो जाए, ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अब दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकेलाइज नहीं हो सकता, ठीक है, अब ये वापिस वहां पे जाएगा और इसके साथ डिलोकेलाइजेशन शो करेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये था लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है कंपाउंड को देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो लीनियरली हो रहा है, आराम से हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा। अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो फिर इधर नहीं करेगा, और अगर यहाँ करेगा तो इधर नहीं करेगा। एक टाइम में एक ही बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा, तो ये जो है वो कम स्टेबल है, ठीक है। तो 3 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है देन 4th। रीजन क्या है, ये लीनियर कॉन्जुगेशन है और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ अल्फा एच किस में ज्यादा है, 6 में, फिर 5, ठीक है। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पता चल गया स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, और बीच में नॉन एरोमेटिक जो होंगे वो पहले तुम रेजोनेंस से चेक करेंगे। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, एक डबल बॉन्ड से स्टेबल है, 2 से है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी में आएंगे। फिर अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नहीं हो रहा तो उसके बारे में हम देख लेंगे कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, उसका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है क्या, ठीक है।